महंगाई है, खाने का पैसा नहीं है लोगों के पास। लोग ये खुदकशी करेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, क्या करेंगे, और मजबूरी है। पर क्या आपको पता है, एक जमाना था जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को एशिया का रोल मॉडल कहती थी। ये देखो, 1965 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, पाकिस्तान कुड अचीव द काइंड ऑफ इकोनॉमिक माइलस्टोन दैट ओनली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सो फार रीच्ड। तो आप समझ रहे हो, ये कंपैरिजन ना ही इंडिया से हो रहा था, ना ही चाइना से। पाकिस्तान का कंपैरिजन डायरेक्टली अमेरिका के साथ हो रहा था, वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया था। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान उस जमाने में एशिया के लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक था। ये देखिए, 1960s में भारत 3.5% से ग्रो कर रहा था, श्रीलंका 4.1% की ग्रोथ रेट पर था, नेपाल 2 to 3% पर था, लेकिन पाकिस्तान 6.8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा था। और जो वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया की ग्रोथ को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोल के हमारा मजाक उड़ाया करते थे, उसी दौरान पाकिस्तान एशियन इकोनॉमीज के लिए एक रोल मॉडल बन चुका था। यहां तक कि साउथ कोरिया जैसे देश अपने डेलीगेट्स को पाकिस्तान भेजते थे, बस ये समझने के लिए कि पाकिस्तान इतनी तेजी से कैसे ग्रो कर रहा है। लेकिन आज के पाकिस्तान की कहानी कुछ और ही है। दोस्तों, ये वही पाकिस्तान है जो आज IMF से अपना 23rd बेल आउट ले चुका है, जो आज टेररिज्म का होम टर्फ बन चुका है, जो अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिशियंस को जेल में डाल रहा है। और वही पाकिस्तान जो एक जमाने में दुनिया के लिए इकोनॉमिक मिरेकल बनने वाला था, आज वही पाकिस्तान दुनिया से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान 1-2 बार प्रॉब्लम में फंसता है, पाकिस्तान हर 10 साल में किसी ना किसी तकलीफ में फंसता ही जाता है। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया कि आज पाकिस्तान इतने बड़े क्राइसिस में है। 1960s में इतनी अच्छी डेवलपमेंट करने के बावजूद भी आज पाकिस्तान को IMF से लोन क्यों लेना पड़ रहा है, और पाकिस्तान के इस क्राइसिस से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, ये चैनल थिंक स्कूल और ज़ेरोदा का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिक और बिजनेस केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मिलिट्री रूल। जरा सोचिए, 15 अगस्त 1947 तक भारत और पाकिस्तान दोनों भी आजाद हुए। दोनों के पास गरीबी थी, नई नई सरकार थी और अंग्रेजों की बनाई हुई फौज थी। लेकिन 75 साल बाद भारत में फौज देश की सुरक्षा करती है, और पाकिस्तान में फौज देश पे राज करती है। Pakistan is a poor nation with a rich army. More than 20% of Pakistan's annual budget goes to the military. Pakistan's failed tryst with democracy over 70 years in the making. जरा सोचिए, एक तरफ हिंदुस्तान है जहां 1975 के इमरजेंसी के वक्त भी हमारी मिलिट्री इतनी ज्यादा डिसिप्लिन्ड थी कि इतने अनस्टेबल कंडीशंस में भी उन्होंने कभी भी भारत को टेक ओवर नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस के सिर्फ 11 साल बाद जनरल आयूब खान ने सरकार गिराकर खुद को डिक्टेटर बना लिया। जहां भारत में सैम मॉनेकशॉ जैसे जनरल्स जंग जीतकर भी लोकतंत्र के आगे झुकते थे, वहीं पाकिस्तान में आयूब खान जैसे जनरल्स बिना जंग जीते ही लोकतंत्र को कुचल देते थे। और आपको सुन के हैरानी होगी कि पिछले 75 सालों में पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर, no general elections. It was a military dictatorship. और जो 23 लोग प्राइम मिनिस्टर बने, या तो किसी को आर्मी ने हटा दिया, किसी को कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, किसी की गवर्नमेंट खुद गिर गई, या किसी को मार दिया गया। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान की राजनीति इतनी अनस्टेबल क्यों है? दोस्तों, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी गलती है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। इसका मतलब यह है कि अगर फौज या कोई डिक्टेटर ने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा हो, लेकिन अगर उसने ये प्रूव कर दिया कोर्ट में कि उसके एक्शंस देश को बचाने के लिए थे, तो उसे लीगल प्रोटेक्शन मिल सकता है। और अगर ये बात कोर्ट एक्सेप्ट कर ले, तो उस डिक्टेटर के सारे एक्शंस को लीगल माना जाएगा। तो आप समझ रहे हो, अगर कोई डिक्टेटर कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ भी दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने एक्शंस को देश के लिए जरूरी हमेशा साबित कर सकता है। अब इससे हुआ क्या, 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, और 1958 में प्रेसिडेंट मिर्जा ने कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड करके जनरल आयूब खान को मार्शल लॉ लगाने बोला। लेकिन सिर्फ 20 दिन बाद आयूब खान ने मिर्जा को हटाकर खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया, और पाकिस्तानी आर्मी ने सरकार को टेक ओवर कर लिया। क्या ये लीगल था? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, मार्शल लॉ लगाना इलीगल था, और आर्मी टेक ओवर डेमोक्रेसी के खिलाफ था। लेकिन कोर्ट ने क्या किया,
जस्टिस मुनीर ने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी यूज करके बोला, जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा गया है, लेकिन कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी था। तो अचानक से मिलिट्री को लीगल बना दिया गया और आयूब खान की डिक्टेटरशिप को कोर्ट का ग्रीन सिग्नल मिल गया। इससे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई और इसी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का इस्तेमाल करके 1977 में जनरल जियाउल हक और 1999 में परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर बने। और इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में प्रगति का कम और डर का माहौल ज्यादा होता है। अब दोस्तों, जब फौज देश पर राज करती है तो सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं, देश की पैसा आता है तो लोग और कंट्रोल अब वो घूमेगा नहीं। इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तान ग्रो नहीं कर पा रहा। इसके साथ साथ जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ गई और इकोनॉमी डूबने लगी, पाकिस्तान ने एक और बड़ी गलती कर दी और जियोपॉलिटिक्स में उसे कहते हैं चूजिंग द रॉन्ग फ्रेंड्स। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं। दोस्तों, 1970s में अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों भी ये जान चुके थे कि अगर आपको दुनिया पर राज करना हो तो तेल ढूंढना बहुत बहुत जरूरी है। तो सोवियत यूनियन की आर्मी अफगानिस्तान में घुसने लगी। अब अमेरिका को डर लग गया कि अगर सोवियट्स अफगानिस्तान के बाद पर्शियन गल्फ तक पहुंच गए तो पूरे वेस्ट एशिया का तेल उनके कब्जे में होगा और अमेरिका खुद सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। तो अमेरिका ने एक नया तरीका अपनाया जिसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉरफेयर। अब ये सुनो, उस वक्त पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक का मिलिट्री रूल था और एक तरफ जिया को चाहिए थे पैसे और अमेरिका को चाहिए था सपोर्ट। तो अमेरिका ने लॉन्च किया ऑपरेशन साइक्लोन। अफगानिस्तान के स्थानीय गुरिल्ला लड़ाकों के समूहों ने सालों तक अमेरिकी समर्थन के सहारे सोवियत संघ के खिलाफ झंडा उठाए रखा। अमेरिका सोवियत संघ को ऐसे दलदल में फंसाना चाहता था जहां उसे जानो माल का वैसा ही नुकसान हो जो सालों पहले अमेरिका ने खुद वियतनाम में झेला था। ये अमेरिका का ऑपरेशन साइक्लोन था और उस वक्त के मीडिया ने इसे अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के इतिहास का सबसे बड़ा खुफिया अभियान करार दिया था। इस ऑपरेशन के दौरान 6 to 12 बिलियन डॉलर्स के हथियार और ट्रेनिंग पाकिस्तान के जरिए अफगान मुजाहिदीन तक भेजे गए, लेकिन सारा कंट्रोल दिया गया पाकिस्तान के ISI को। तो ISI ने क्या किया? ISI ने सबसे एक्सट्रीम जिहादी ग्रुप्स को फंड किया और इन्हीं ग्रुप्स में से कई लोग बाद में तालिबान और अलकायदा बने और इन सोल्जर से कहा गया कि वो सोवियत आर्मी पर अटैक करें। और जब 1989 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से हार कर निकल गया तो यूएस ने फंडिंग रोककर मिशन को कंप्लीट घोषित किया। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई कि अफगानिस्तान अब एक लॉलेस देश बन चुका था। इसके साथ साथ मुजाहिदीन आपस में लड़ने लगे और कुछ सालों में अफगानिस्तान टेररिज्म का इंक्यूबेटर बन गया और यहीं से दोस्तों तालिबान और अलकायदा जैसे खतरनाक टेरर ग्रुप्स इमर्ज होने लगे और बढ़ते बढ़ते 2001 में आया दुनिया का सबसे बड़ा झटका, 9/11 टेररिस्ट अटैक्स। याद आया पाकिस्तान। 2002 से लेकर 2018 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को 33 बिलियन डॉलर्स की एड दी। तो पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को यूज किए गए, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान से ड्रोन स्ट्राइक्स किए गए और सबको लगा कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों मिलकर सारे टेररिस्ट को खत्म कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान की ISI खुद तालिबान ग्रुप्स को सपोर्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि जब तक टेररिस्ट है तब तक अमेरिका है और जब तक अमेरिका है तभी तक पैसा है। लेकिन फिर मई 2011 को यूएस नेवी सील्स ने एक ऐसा मिशन एग्जीक्यूट किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस मिशन के बाद लोगों को ये मालूम पड़ा कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा था और इसके बाद अमेरिका का पाकिस्तान से भरोसा उठ गया। और फिर क्या? अमेरिका ने थोड़ा थोड़ा करके पैसे देना बंद कर दिया। पूरे वेस्टर्न मीडिया ने पाकिस्तान को मजाक बना दिया और कुछ दिन बाद पाकिस्तान के टेररिस्ट पाकिस्तान को ही अटैक करने लगे। अब जरा सोचिए, अनस्टेबल गवर्नमेंट तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिस देश में बम फट रहे हो उस देश में इन्वेस्टर क्या सोच के इन्वेस्ट करेगा? तो ये यूएस एड के चीप मनी के चक्कर में पाकिस्तान ने अपना नाम खराब कर लिया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है। और इसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया? वो चले गए चाइना के पास और चाइना निकला वसूली। Foreign reserves are running out. The currency is losing its value. Inflation is growing. Imports are dwindling. Pakistan's Prime Minister Imran Khan is having sleepless nights. Islamabad has decided to do what it does best: borrow more money. From whom? The Chinese. Who else? Imran Khan is now seeking a $2.7 billion loan from Beijing for the ambitious China-Pakistan Economic Corridor project.
मुल्क का जो फ्यूचर है ना वो चाइना के साथ, ये क्लियर हो। सीट बैक उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चाइना ने हाई इंटरेस्ट लोन्स देकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर पावर प्लांट्स तक कई सारे एसेट्स पर कब्जा कर लिया और देखते ही देखते पाकिस्तान चाइना के सामने पावरलेस हो गया। और कुछ सालों में पता चला कि डेवलपमेंट तो दूर की बात, पाकिस्तान चाइना के कर्ज में डूब रहा था। तो सवाल ये है कि इन सारे प्रॉब्लम्स के बीच पाकिस्तान के लीडर्स ने कुछ किया क्यों नहीं? वेल दोस्तों, कई सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन ना टेररिस्ट हैं, ना चाइना है, ना अमेरिका। पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हैं उनके खुद के पॉलिटिशियंस, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस गवर्नेंस से ज्यादा पावर को रखने पर फोकस थे। और जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने अपना पूरा टर्म कंप्लीट किया हो। तो जब सरकार इतनी जल्दी गिरते रहती है तो क्या होता है? पार्टी के लीडर्स गवर्नेंस और डेवलपमेंट के लिए नहीं, जनता को खुश रखने के लिए ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि अगर जनता को खुश रखेंगे तो उन्हें वोट्स मिलेंगे। अब सुनिए कितने इलॉजिकल टैक्टिक्स हैं। पाकिस्तान जब कर्ज में डूब रहा था, इमरान खान ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का ऐलान किया। क्यों? क्योंकि इससे वोटर्स खुश होते हैं। लेकिन एक तरफ जहां वोटर्स पॉलिटिशियंस को देवता मान रहे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान तो ये इतना महंगा पड़ रहा था कि सरकार को $2.45 बिलियन का बिल भरना पड़ा। उसके बाद इमरान खान ने 21 रुपए की सब्सिडी अनाउंस की पेट्रोल पर और 51 रुपीस की सब्सिडी अनाउंस की पर लीटर ऑफ डीजल पर। तो ऑब्वियसली इन सारी सब्सिडीज की वजह से जनता खुश हो गई। और हैरानी की बात यह है कि एक तरफ इमरान खान 48,000 करोड़ रुपए सब्सिडी में उड़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो IMF से पैसे मांग रहे थे। तो IMF बोला, भाई साहब पहले ये सब्सिडी में पैसे वेस्ट करना बंद करो, उसके बाद बेल आउट की बात करते हैं। और फिर क्या हुआ? इमरान खान को आउट किया गया। उसके बाद शहबाज शरीफ को जबरदस्ती सब्सिडी हटानी पड़ी। और जैसे ही सब्सिडी हटाई गई, पेट्रोल प्राइसेस आसमान छूने लगे, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ने लगे और महंगाई बढ़ने लगी। और महंगाई के बढ़ने से लोग और गरीब होने लगे। Time high in Pakistan. The rupee is at an all-time low. Because of the electricity prices that seem to have gone through the roof and the protest against the high taxes on electricity bills. Pakistan's economic crisis is not just about its foreign. यहीं से शुरू हुई दोस्तों पाकिस्तान की इन्फ्लेशन प्रॉब्लम। और इंडिया की तरह पाकिस्तानी रुपी डेप्रिशिएट होता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान भी ट्रेड डेफिसिट पर चलता है, जिससे महंगाई और भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये तीनों प्रॉब्लम्स इंडिया के लिए बहुत रेलेवेंट हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इन पर एक डिटेल्ड केस स्टडी बनाई जाए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीखने मिलता है? जब पाकिस्तान में मिलिट्री ने कंट्रोल लिया, डेमोक्रेसी को मार दिया गया, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी चली गई। मिलिट्री रूल ने पॉलिटिक्स को एक कियोस में बदल दिया और किसी भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इम्पॉसिबल बना दिया। जब लीडर्स अनस्टेबल हो तो बिजनेस भी शॉर्ट टर्म थिंकिंग में ही फंस जाता है। इसीलिए दोस्तों स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। लेसन नंबर 2, इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो फ्रेंड्स, ओनली सेल्फिश इंटरेस्ट। दोस्तों पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स को गलत तरीके से हैंडल किया। पहले यूएस के साथ डबल गेम खेल के खुद को बैकस्टैब करवाया और फिर चाइना से हाई इंटरेस्ट लोन लेकर सोचा कि जल्दी पैसे मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या? बस देश का नाम खराब हुआ और देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई। तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने इलेक्शंस जीतने के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी, चीप पेट्रोल और सब्सिडीज जैसे चीप स्टंट्स खेले, लेकिन इन डिसीजंस ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और हमारे पॉलिटिशियंस को चेक में रखना चाहिए। टुडे गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और इकोनॉमिक केस स्टडीज पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।